जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848 आज पढ़ने वाले हैं अपन। लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो भी पहले पढ़ा हुआ है अपन ने। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। टाइमलाइन अगर देखी जाए तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, 1799 नेपोलियन पावर के ऊपर आया, 1804 में नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। असेंशियली इसने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी और मोनार्की को वापस लेकर आ गया। ये पावर में रहा 1815 तक। और 1815 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वाटरलू, और उस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया। और जीते कौन? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया। और ये जीतने वाले राजा वियना में मिले और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना। इस ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू कंजर्वेटिव रिजीम को रीस्टैब्लिश कर दिया गया, या फिर ये कहें कि मोनार्की को, राजाशाही को ये लोग वापस लेकर आ गए। फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसे 1789 के रिवॉल्यूशन के थ्रू उखाड़ के फेंका गया था, उसको ये लोग वापस से पावर में ले आए। फ्रांस को इन्होंने पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद देखा था अपन ने कि फ्रांस के जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, फादरलैंड, आइडिया ऑफ ला सिटियोन, सिटीजन, ट्राई कलर फ्लैग अपना इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, नेशनल असेंबली बनाई स्टेट जनरल की जगह पे, न्यू हाइम्स, ओथ्स एंड मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आए ये लोग, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश किया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज की तरह से प्रमोट किया। इसके बाद नेपोलियन का क्या रोल रहा यूनिफिकेशन में, वो देखा था अपन ने। तो नेपोलियन 1804 में एक नेपोलियनिक कोड लेकर आया, सिविल कोड ऑफ 1804। इसके 3 प्रोविजंस थे। 3 प्रोविजंस क्या क्या थे? एक तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दिया गया, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए, सब लॉ के सामने समान है, वो राइट दे दिया गया, और फाइनली एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद फिर अपन ने देखा था कि नेपोलियन के अगेंस्ट में, या फिर ये कहें कि फ्रांस की आर्मी के अगेंस्ट में, लोगों का रिएक्शन बड़ा मिक्स था। कुछ लोग बड़े खुश थे, कुछ लोगों ने कहा कि फ्रेंच आर्मी इज़ द हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, ये तो एंजल्स ऑफ लिबर्टी हैं, इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। और कुछ लोग बेहद दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, टैक्सेस के साथ साथ सेंसरशिप लगाई जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रांस की आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, इसलिए कुछ लोग दुखी भी थे। फिर उसके बाद अपन ने देखा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे। तो इसमें अपन ने प्राइमरीली 2 फैक्टर्स पढ़े थे। एक था इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जिसको अपन कमर्शियल क्लास बोलते हैं। और ये न्यू मिडिल क्लास क्यों इमर्ज हुई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, कि जब नए इंडस्ट्रीज़ का लगना शुरू हुआ, जब नए मार्केट्स ओपन अप हुए, ट्रेड बढ़ने लगा, तो लोगों के पास में पैसा आया। पैसा आया तो लोगों ने एडुकेट, पढ़ना लिखना शुरू किया, और इस पढ़ी लिखी न्यू मिडिल क्लास ने लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को चैलेंज करना शुरू किया और अपनी डिमांड्स रखी कि हमें एक यूनाइटेड नेशन चाहिए और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस ख़त्म होने चाहिए। और फिर इसी क्लास ने शुरू किया लिबरल नेशनलिज्म। जब ये पढ़ लिख गए तो इनको पता चला कि लिबरलाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है। लिबरलाइजेशन लैटिन वर्ड लिबर से आता है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो इन्होंने बोला कि यार हमें फ्रीडम चाहिए, और लिबरल नेशनलिज्म में इन्होंने 2 तरीके की डिमांड्स रखी। एक डिमांड्स इनकी थी पॉलिटिकल डिमांड्स, और दूसरी थी इकोनॉमिक डिमांड्स। पॉलिटिकल डिमांड्स में इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है ये ख़त्म होने चाहिए। और इकोनॉमिक डिमांड्स में इन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ मार्केट दो, मार्केट को फ्री करो, और ट्रेड पर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाया जाना चाहिए। इसके रिफॉर्म के तौर पे अपन ने देखा था कि 1834 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कस्टम यूनियन बनी, ज़ोल्वरीन। ये ज़ोल्वरीन बनाई गई प्रूशिया के इनिशिएटिव पे।
इसने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जैसे जो करेंसी थी उनका नंबर 30 से 2 ला दिया इन्होंने, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था रिवॉल्यूशनरीज का इमरजेंस, रिवॉल्यूशनरीज या क्रांतिकारियों का इमरजेंस, जिसमें अपन ने एक रिवॉल्यूशनरी की बात की थी, मजीनी इटली के थे और इन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग यूरोप यंग इटली। हुआ ये कि 1815 के बाद जो ये राजाशाही आई, ये बहुत अग्रेसिव थी, बहुत रिप्रेसिव थी, बहुत बुरी तरह से लोगों को दबा रही थी। तो जितने भी लोग लिबरलिज्म में, नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, वो छुप गए और उन्होंने छुप छुप के सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू किया। सीक्रेट सोसाइटीज़ मतलब ऐसे ग्रुप्स जो सरकार से, जो राजाशाही से छुप के ऑपरेट करते हैं। और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का काम क्या था? टू ट्रेन द रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करना, उनको बताना कि किस तरह से ये जो राजाशाही वापस आई है 1815 के बाद, इसको हटाया जाएगा और फिर कैसे एक बार फिर से नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू की जाएगी। लिबर्टी और फ्रीडम का मैसेज फैलाना, वो काम था सीक्रेट सोसाइटीज़ का। ये सब अपन ने पढ़ा था। अब देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, 1815 के बाद जो भी राजाशाही थी, जो भी कंजर्वेटिव रिजीम था, उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। इसके चलते क्या हुआ कि जितने भी लोग नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, जितने भी लोग लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, इन लोगों ने रिवॉल्यूशन का रास्ता चुना, इन लोगों ने क्रांति का रास्ता चुना। इन्होंने बोला यार शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, अब हमें क्रांति करनी पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में दिखेगा। एज कंजर्वेटिव रिजीम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन। इन्होंने क्रांति करने की ठानी और ये पूरे यूरोप में दिखेगा इसका इम्पैक्ट। इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर के जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे, आयरलैंड में, पोलैंड में। और इन रिवॉल्यूशंस को लीड कौन कर रहा था? न्यू मिडिल क्लास, जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, जिसके बारे में अपन बात करते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से, जो कमर्शियल क्लास है। और ये कमर्शियल क्लास की आइडियोलॉजी क्या थी? ये लोग लिबरल थे, नेशनलिस्ट थे। और इस क्लास के मेंबर्स हुआ करते थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स वगैरह। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री में जब भी मोनार्की के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी गई है तो सबसे पहले आग लगी है फ्रांस में और फिर पूरे यूरोप में बात आगे बढ़ी है। इस बार भी यही हुआ। एक तो 1815 से लेके लगभग 10-15 साल तक जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, जितने भी लिबरल लोग थे, वो शांति से बैठे रहे क्योंकि राजाशाही बहुत ब्रूचुअल थी, बहुत अग्रेसिव थी। लेकिन फाइनली जुलाई 1830 में फ्रांस में एक प्रोटेस्ट हुआ। फ्रांस में प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो कि वापस से पावर में आई थी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, उसको ओवरथ्रू कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और इसकी जगह पे ये लोग लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन बना? लुई फिलिप। किसको बना दिया इन्होंने? लुई फिलिप को। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है? देखो, इंग्लैंड में शासक कौन है, राजा कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन पावर एक्चुअली किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। क्वीन एलिजाबेथ का सिर्फ इतना सा काम है कि पार्लियामेंट जो भी लिख के दे दे उस पर सर झुका के साइन कर देना है, बिना कोई सवाल जवाब किए। मतलब पावर सारी पार्लियामेंट के पास में, बस दिखाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ मोनार्क है। वही इन्होंने किया कि जो पुराना सिस्टम था मोनार्की का, ट्रेडिशनल सिस्टम, जहाँ पे पावर सारी किसके पास में होती थी? राजा के पास में। उस सिस्टम को बदल दिया। इन्होंने एक ऐसा मोनार्क बिठाया जिसके पास में पावर बिल्कुल भी नहीं है। पावर सारी कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। दिखाने के लिए मोनार्क बिठाया हुआ है इन्होंने और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा, फिर यूरोपियन हिस्ट्री में एक दादाजी हैं, ड्यूक मेटरनिक। इनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ये। यूरोपियन हिस्ट्री में जब भी कुछ भी होगा, ये आदमी कुछ ना कुछ ऐसा कह जाएगा जो आपको रटना पड़ेगा। जैसे मजनी के लिए इस आदमी ने कहा कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जब जुलाई 1830 में प्रोटेस्ट हुए फ्रांस में, तो ड्यूक मेटरनिक ने कहा
कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जुकाम होता है, छींक आती है फ्रांस में और सर्दी हो जाती है पूरे यूरोप को। कहने का मतलब कि जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी तो पहली लड़ाई फ्रांस में लड़ी गई और फिर उसके बाद पूरे यूरोप में इसकी आग फैली। जुलाई 1830 के बाद भी यही होगा, देखेंगे अपन आगे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। द बर्बन किंग्स, बर्बन डायनेस्टी हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जो कि पावर में आई ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या लेकर आ गए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन था? लुई फिलिप। मैटरनिक ने क्या कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब देखो, फ्रांस से शुरुआत हो गई, आगे क्या हुआ? जुलाई 1830 में ही बेल्जियम के एक शहर ब्रुसेल्स में लोगों ने प्रोटेस्ट किए, एक अपराइजिंग उठी। अब बेल्जियम का अगर याद हो तो ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई थी तो फ्रांस को आइसोलेट किया गया था और फ्रांस की जो नदर्न बाउंड्री है वो दी गई थी किंगडम ऑफ नीदरलैंड को, और किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था बेल्जियम। जुलाई 1830 की ब्रुसेल्स की अपराइजिंग में हुआ ये कि बेल्जियम जो है वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया, टूट गया और एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अच्छा, एक लड़ाई और लड़ी जा रही थी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लड़ाई हालांकि शुरू हो गई थी 1821 से ही। अच्छा, ग्रीस की कहानी अलग है। ग्रीस की कहानी ये है कि ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था, और ऑटोमन एम्पायर के अंडर था ये 15th सेंचुरी से। जैसे ये 1821 1830 बोलें तो ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। 15th सेंचुरी से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था, लगभग पिछले 200 साल से ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। लेकिन बावजूद इसके ग्रीस के लोग कभी भी ऑटोमन एम्पायर के साथ में यूनाइट नहीं हो पाए। उसका कारण क्या था कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो था मुस्लिम रूल्ड, ज़्यादातर पॉपुलेशन भी मुस्लिम थी, और ग्रीक फॉलो करता है यूरोपियन कल्चर। ग्रीस में क्या चलता है? यूरोपियन सिविलाइजेशन, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है। तो इनके बीच में कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमननेस, कोई एक ऐसा फैक्टर जो इनको यूनिफाई करे, वो था ही नहीं। तो जब पूरे यूरोप में इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ग्रीस के लोग भी बोले कि हम भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जब पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी तो फिर ग्रीक में भी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ 1821 में। अच्छा, जितने भी ग्रीस के नेशनलिस्ट लोग थे और ऐसे ग्रीक के लोग जो कि एग्जाइल में रह रहे थे, जिनको कि देश निकाला मिला हुआ था, वो लोग और वेस्टर्न यूरोपियन के लोग जितने भी थे, उन्होंने सिंपथी दिखाई, उन्होंने सहानुभूति दिखाई ग्रीक कल्चर के प्रति। उन्होंने कहा कि यार सही बात है कि ग्रीस यूरोपियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है, तो फिर ग्रीस को एक ऐसे राज्य के अंडर नहीं रहना चाहिए जो कि मुस्लिम रूल्ड है। एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए और यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे पोइट्स ने, बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया, पब्लिक सपोर्ट जुटाया। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस as a cradle of European civilization and mobilized public opinion, public support to support its struggle against a Muslim empire. एक इंग्लिश पोएट हैं लॉर्ड बायरन, ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। इन्होंने इंडिपेंडेंस की इस लड़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए, फंड्स इकट्ठे किए। इन्होंने खुद लड़ाई भी लड़ी, ही वेंट टू फाइट इन द वॉर, बट ये आदमी बड़ी जल्दी मर गया। 1824 में ये मर गया फीवर से, बुखार से मर गया ये आदमी। ये लड़ाई चलती रही और फाइनली हुआ ये कि 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। इंपॉर्टेंट है ये, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के थ्रू ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अच्छा, अब देखो आगे, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिसाइजेशन, रोमांटिसाइजेशन का मतलब कि
आप सामने वाले को कुछ ऐसा कहो कि सामने वाले को सुन के अच्छा लगे, लेकिन उसको पता है कि बात ये सही नहीं है, असंभव सी बात है। जैसे तुम किसी को कहो कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कोई लाता थोड़ी है चांद तारे तोड़ के, सामने वाले को भी पता ही है, लेकिन सामने वाले को सुन के अच्छा लग रहा है और तुम्हें भी पता है कि तुम सामने वाले को पागल बना रहे हो। इसे बोलते हैं रोमांटिसाइजेशन। तो लोगों ने ये कहा कि नेशनलिज्म का, पेट्रोटिज्म का रोमांटिसाइजेशन होना चाहिए। जैसे अगर कोई सोल्जर है, वो खड़े होकर ये कहे कि मैं अकेला पूरी पाकिस्तान की आर्मी को उड़ा दूंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस इंसान के अंदर देशभक्ति इतनी ज़्यादा है, उसने पेट्रियटिज्म को रोमांटिसाइज किया कि ये बात कह दी। तो लोगों ने ये कहा कि ये कहना कि वॉर के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सकती है, या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सकती है, या साइंस के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सकती है, या रीज़न के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सकती है, तो ये सब कुछ गलत है। ना लड़ाई लड़के नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सकती, ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती, ना साइंस से, ना रीज़न से। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जगाई जाती है, कैसे लोग यूनाइट होते हैं नेशन के नाम पे? तो कहा गया कि इसमें कल्चरल मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कल्चरल मूवमेंट में क्या आता है? स्टोरीज, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, आर्ट, पेंटिंग वगैरह। जब लोग जानते हैं कि यार कोई एक सेक्रीफाइस की कहानी है कि भगत सिंह चले गए, चंद्रशेखर आज़ाद चले गए, जब लोग सुनते हैं वंदे मातरम, जनगण मन, या हिंदी हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, तब लोग यूनाइट होते हैं, तब लोगों के बीच में एक नेशनल सेंटिमेंट डेवलप होता है, तब लोगों को ये फीलिंग्स, ये भावना, ये इमोशंस आते हैं कि हमें इस नेशन के लिए कुछ करना है, और तब एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है, तब एक नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आइडिया ऑफ नेशन। The development of nationalism did not come through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation. Culture में आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, कल्चरल मूवमेंट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, उन्होंने कहा कि रीज़न और साइंस के बेसिस पे नेशन नहीं बनता। इन्होंने साइंस का और रीज़न का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि तुम साइंस के बेसिस पे कल को किसी से कहने लग जाओ कि यार यहाँ से लेके वहाँ तक एल्यूवियल सॉइल है, चलो नेशन बना लेते हैं, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है कि हम इमोशंस पे फोकस करें, इंट्यूशंस पे फोकस करें, लोगों की फीलिंग्स पे फोकस करें, और जब लोग फील करेंगे और यूनाइट होंगे नेशन के नाम पे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तब नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू होगी, तब एक नेशन बनेगा। इन्होंने बोला कि हम हमारी शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट, उसको बेसिस बनाना चाहिए नेशन बिल्डिंग का। अर्नेस्ट रेनिन भी यही कह रहे थे ना कि लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, डिफाइंड टेरिटरी वो बेसिस नहीं हो सकता नेशन का। बेसिस क्या है? कि ग्लोरियस पास्ट हो, कुछ सेक्रीफाइसेस की कहानी हो, कुछ गाने हों, कुछ पेंटिंग्स हों, जिसके बेसिस पे लोगों के बीच में फीलिंग्स जागें, जिसके बेसिस पे लोग एक दूसरे से जुड़ें, तब नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर हैं जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। हर्डर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, दास वोल्क। दास वोल्क का मतलब होता है कॉमन मैन, आम आदमी, लोक शक्ति। और दास वोल्क में हर्डर ने कहा कि अगर जानना है कि ट्रू जर्मन कल्चर क्या है, तो उसको डिस्कवर किया जाना चाहिए, ढूंढा जाना चाहिए अमंग द कॉमन पीपल। आम आदमी के बीच में ट्रू जर्मन कल्चर मिलेगा। आप जहां भी रह रहे हो, वहां का ट्रू कल्चर क्या है वो किताबों से पता नहीं चल सकता। उसके लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। वो कौन सी बोली बोलते हैं, कैसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, उनकी क्या सेक्रीफाइसेस की कहानियाँ हैं, वो क्या कपड़े पहनते हैं, वो सब जानना पड़ेगा, तब आपको ट्रू कल्चर के बारे में पता चलेगा। दास वोल्क में हर्डर ने कहा कि टू नो
द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, कि जर्मन का जो ट्रू कल्चर है उसको आम आदमी के बीच में ढूंढा जाना चाहिए। और फिर उन्होंने आगे बात कही कि एक वोकजिस्ट नाम की चीज़ है, और ये क्या होती है? इन्होंने बोला कि अगर ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन जाननी है, अगर ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन पॉपुलराइज करनी है, तो फोक सॉन्ग्स पे, फोक पोइट्री पे, फोक डांस पे फोकस किया जाना चाहिए। फोक मतलब पौराणिक, पुराना, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक कविताएं, लोक संगीत, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। जब लोग पुरानी कहानियाँ सुनेंगे, पुराने सेक्रीफाइसेस की कहानियाँ सुनेंगे, पुराने गाने सुनेंगे, पुराने डांस फॉर्म्स को देखेंगे, तब लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा और वो कल्चर यूनाइट करेगा लोगों को। और जब यूनिफिकेशन होगा तब एक नेशनलिज्म की प्रोसेस शुरू होगी। इन्होंने कहा कि ये जो फोक कल्चर है, इट इज़ असेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग, ये जरूरी है। एक चीज़ और कही गई, एम्फेसिस ऑन वर्नेकुलर लैंग्वेज। वर्नेकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज, जो लोकली बोले वाली लैंग्वेज है, बोले जाने वाली लैंग्वेज है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो लोकल लैंग्वेज लोगों को यूनाइट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां आपकी भाषा, आपकी बोली बोलने वाला कोई है ही नहीं, वहां सडनली आपको कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो आपकी भाषा बोलता है, आप यूनाइट हो जाओगे ऑटोमेटिक उस आदमी से, आपको सेंस ऑफ कॉमननेस आ जाएगी। तो एक तो लोकल लैंग्वेज लोगों को यूनाइट करती है, और दूसरा लोकल लैंग्वेज की रीच ज़्यादा है। जितने भी इलिटरेट लोग हैं, जिनको मॉडर्न लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, उनको अगर लोकल लैंग्वेज में बताया जाएगा कि नेशनलिज्म क्या है, उनको अगर लोकल लैंग्वेज में मैसेज दिया जाएगा, तो वो लोग बेहतर सुन पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए वर्नेकुलर लैंग्वेज पे, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था पोलैंड। पोलैंड अगर याद हो तो जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, तो फ्रांस को जब आइसोलेट किया गया, तो पोलैंड का कुछ हिस्सा किसको दे दिया गया था? रशिया को। पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने। पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता था, डिवाइडेड था, लेकिन बावजूद इसके पोलैंड में नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग जगी ही रही, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज। पॉलिश लैंग्वेज की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? पॉलिश लैंग्वेज। एक आदमी है कारोल कुरपिंस्की, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल के लिए, नेशनल फीलिंग्स को जगाए रखने के लिए म्यूजिक्स, ओपराज, फोक डांस, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की। पोलैंड का केस क्या था कि जब पोलैंड के कुछ हिस्से को रशिया को दे दिया गया, तो रशिया एक नोटिफिकेशन लेकर आया, वो ये था कि स्कूल्स में पोलिश लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, और क्या बोली जाएगी? सिर्फ और सिर्फ रशियन। लोगों ने इसका विरोध किया, पोलैंड के पोलिश लोगों ने इसका विरोध किया, और 1831 में इन्होंने आर्म्ड रिवेलियन किया, गोली बंदूक लेके लड़ाई लड़ने की कोशिश की। लेकिन रशियन आर्मी पावरफुल थी, रशियन आर्मी ने इनको क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज बोलना नहीं छोड़ा, और ख़ासकर चर्च के लोग, क्लर्जी के लोग, प्रीस्ट वगैरह जितने भी थे, उन लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज को बढ़ चढ़ के यूज़ किया अपने चर्च के गैदरिंग्स में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में, और इन क्लर्जीज को परिणाम स्वरूप रशिया ने जेल वगैरह भेजा। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने, लोगों ने फिर भी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की। लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया को कंट्रोल मिला पोलैंड का, पोलैंड के कुछ हिस्सों का, पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट, वॉज बैंड फ्रॉम स्कूल्स, एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड। इसके विरोध में 1831 में एंड आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस, विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। आर्म्ड रिवेलियन करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन जब इनका रिवेलियन क्रश कर दिया गया, तो भी इन लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। खासकर क्लर्जी के लोगों ने, जो प्रीस्ट लोग थे, जो बिशप लोग थे, उन्होंने
पोलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ किया ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। इन्होंने विरोध के तौर पे कि हम रशिया की जो रशियन लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है उसको नहीं स्वीकारेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे। इन्होंने पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, चर्च में यूज़ की जाने लगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में यूज़ की जाने लगी। अब देखो, एक तो इससे लोग यूनाइट होंगे, और दूसरा जब भगवान के घर से कोई चीज़ निकलती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग उससे ज़्यादा जुड़ते हैं। रिएक्शन के तौर पे क्या किया गया, प्रीस्ट को, बिशप्स को जेल में डाला जाने लगा। इनको साइबेरिया तक जेल में डाल दिया गया। साइबेरिया कोल्ड डेजर्ट है, सर्वाइव करना डिफिकल्ट है वहाँ पे, पनिशमेंट के तौर पे। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने, इन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज़ करते रहे लोग। एंड द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ये जो रशिया की दादागिरी थी, इसके अगेंस्ट में पॉलिश बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने जब स्वदेशी मूवमेंट किया तो चरखा बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, गांधी जी का चरखा। यहाँ पॉलिश लैंग्वेज बिकेम अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। आगे देखो, अच्छा, ये एक छोटी सी कहानी दे रखी है ग्रिम ब्रदर्स की, बुक के साइड में। ये दो भाई हैं, जैकोव और विल्हेम। ये दोनों हनाउ, जर्मन की एक सिटी है, वहाँ पैदा हुए थे। तो ये दोनों भाई लॉयर्स, लॉ पढ़ी इन दोनों ने। लेकिन इन्होंने क्या किया, 6 साल तक ये गांव-गांव घूमे और इन्होंने गांव वालों से वहाँ की स्टोरीज़, वहाँ की कथा कहानियाँ उनको सुना, उनको इकट्ठा किया, उनको डॉक्यूमेंट किया और उनको पब्लिश किया ग्रिम्स फेरी टेल्स के नाम से। और ये जो ग्रिम्स फेरी टेल्स हैं ये बहुत पॉपुलर हुई, 1812 में ये पब्लिश की गई। फिर इन्होंने एक 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी पब्लिश की जर्मन लैंग्वेज की। अब किसी लैंग्वेज की डिक्शनरी आपके पास में होती है तो आप उस लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हो। ग्रिम ब्रदर्स ये बिलीव करते थे कि फ्रेंच का जो डोमिनेशन है, फ्रेंच की जो पावर है, वो जर्मन कल्चर के लिए थ्रेट है। तो इनकी जो कहानियाँ थीं उसने लोगों को जोड़ने का काम किया, उसने जर्मन नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने का काम किया। लोग एक दूसरे से जुड़े जब उन्होंने पता चला कि यार हमारी भी कहानी है, हमारी भी एक हिस्ट्री है, हमारी भी लोक कथाएं हैं, तो लोग यूनाइट हुए और लोगों ने नेशन बनाने के लिए जुड़ने का काम शुरू हुआ उनके बीच में। आगे देखो, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखो 1830s में पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस थे। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या थे? कारण बड़े सिंपल कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पूरे यूरोप में पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, जॉब सीकर्स जो थे वो ज़्यादा थे, जिनको नौकरी चाहिए थी, जॉब सीकर्स वो ज़्यादा थे और जॉब्स कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा था। तीसरी चीज़, लोग माइग्रेट कर रहे थे, लोग गांव से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से स्लम्स बढ़ते जा रहे थे। अभी जब शहर में आएंगे तो घर तो है नहीं इनके पास में, तो ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने लगे। और झुग्गी झोंपड़ी में रहने का एक नुकसान है, गंदगी में आप रहोगे तो बीमारियां होंगी। एक चीज़ और हुई, देखो यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया था 1750 से ही। बाकी यूरोप में जैसे फ्रांस, जर्मनी वगैरह में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ 1830s के बाद में। तो हुआ ये कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज से जो भी चीपर और अच्छी क्वालिटी के गुड्स थे वो रेस्ट ऑफ द यूरोप में बिकने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ, लोकल मार्केट डिस्ट्रॉय हो गई। लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए जो मार्केट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब भाई जो हाथ से बना के बेच रहा है उसका महंगा प्रोडक्ट तुम क्यों खरीदोगे? तुम खरीदोगे मशीन से बना हुआ अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोकल प्रोड्यूसर्स का मार्केट डिस्ट्रॉय हो गया। और एक चीज़ और कि जहाँ जहाँ यूरोप में एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ वहाँ पीजेंट्स को दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, पीजेंट्स पे बर्डन था अभी भी। और फाइनली बैड हार्वेस्ट ईयर्स, ऐसा हुआ कि क्रॉप फेलियर हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ये रीजंस हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, इन्हीं को लैंग्वेज में दिया हुआ है साइड में, ये देखो। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप।
फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप, पॉपुलेशन बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लग गई। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, स्लम्स का क्रिएशन शुरू हो गया। ये देखो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन, टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीपर मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोकल मार्केट प्रोड्यूसर मार्केट वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो खत्म हो गई। स्पेशली ये कहाँ हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर में। अच्छा, यूरोप के जिस भी हिस्से में एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, वहाँ पीजेंट्स वर स्ट्रगलिंग, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, राइज ऑफ फूड प्राइजेस एंड ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पेपरिज्म, पेपरिज्म मतलब प्रोटेस्ट इन टाउन एंड कंट्री। अब देखो, लड़ाई अगर शुरू होगी तो जैसा यूरोपियन हिस्ट्री का ट्रेडिशन है, सबसे पहले कहाँ होगी, फ्रांस में। इस बार भी यही हुआ। 1848 में पेरिस, फ्रांस के लोग प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए। फ्रांस में क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, और दूसरा फूड शॉर्टेज थी, फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, फूड शॉर्टेज थी। तो फाइनली फ्रांस के लोगों ने बोला, पेरिस के लोगों ने बोला कि यार अब तो लड़ना पड़ेगा फिर से, और अब ख़त्म करना चाहिए इसको, रोज़ रोज़ की बात। तो ये लोग रोड पे आए, और इन्होंने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो लुई फिलिप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, ये बेचारा भाग गया। एक तो इसके पास पहले ही कोई पावर नहीं थी, अब इसको घर में भी नहीं रहने दे रहे, तो इसने बोला भागना ही बढ़िया है, तो ये भाग गया। जब ये भाग गया तो एक नेशनल असेंबली बनाई गई। अच्छा, फ्रांस में नेशनल असेंबली ये पहली बार नहीं बन रही है, इससे पहले भी एक बार बनी थी अगर याद हो तो। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, लुई 16 को हटाया गया, और लुई 16 को हटा के क्या बनाई गई थी, नेशनल असेंबली, याद हो तो, क्लास 9 की एनसीईआरटी। नेशनल असेंबली फिर से एक बार बनाई गई और ये फाइनल बनेगी। अब इसके बाद फ्रांस में बस चेंजेस होंगे, मोनार्की वापस नहीं आएगी। नेशनल असेंबली बनाई गई, इस नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। इस वाली नेशनल असेंबली ने भी रिपब्लिक डिक्लेयर किया था फ्रांस को 21 सितंबर 1792 को। मोनार्की को अबॉलिश किया गया था और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। नेशनल असेंबली ने 1848 में फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया और राइट टू वोट दे दिया टू ऑल मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा थी मैन की, उनको राइट टू वोट दे दिया गया। राइट टू वर्क, गारंटीड राइट टू वर्क, वो प्रोवाइड किया। देखो, ये पूरी लड़ाई किस वजह से थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नौकरी नहीं थी लोगों के पास में, फूड शॉर्टेज है। तो इन्होंने क्या बोला नेशनल असेंबली ने कि अब गारंटीड राइट टू वर्क मिलेगा तुम्हें। अपने इंडिया में भी राइट टू वर्क है ना, नरेगा 2005 में आया ये एक्ट, ये इकोनॉमी में पढ़ोगे आप लोग आगे। राइट टू वर्क दे दिया गया। इसके अलावा क्या किया, नेशनल वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश किए। नेशनल वर्कशॉप्स का काम क्या था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, उसके लिए ट्रेन करना। देखो, द ईयर ऑफ 1848 वॉज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड। बैरिकेड्स मतलब ऑब्स्टिकल्स, पुलिस वाले लगा देते ना रोड पे पीले पीले वो, तो वो बैरिकेड्स हैं। लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। लुई फिलिप भाग गया। उसके बाद एक नेशनल असेंबली फॉर्म हुई और इस नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम किया। ऑल मैन अबव 21 ईयर्स को सफरेज या राइट टू वोट दे दिया। राइट टू वर्क वॉज गारंटीड। नेशनल वर्कशॉप्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1848 में ही ये चीज़ हुई, कहानी इससे पहले से चल रही थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात की गई, 1848 में एक गांव है सिलीशिया, सिलीशिया के वीवर्स, बुनकर, इन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। देखो, होता क्या था कि ये कॉन्ट्रैक्टर सिलीशिया के वीवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और ऑर्डर भी देता था कि भाई हमें ये प्रोडक्ट इतने दिन में बना के तैयार कर दो, इतनी क्वांटिटी में। लेकिन हुआ ये कि जब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ने लगा तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, पेमेंट रिड्यूस कर दिया। इन्होंने कहा
कि जब इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई भी सस्ते में काम करने वाला मिल जाएगा, तो क्यों ज़्यादा पे करना। तो इन्होंने पेमेंट रिड्यूस कर दिया और उस पेमेंट रिडक्शन के अगेंस्ट में वीवर्स ने रिवोल्ट किया। हुआ क्या, जून 4 को, अच्छा ये एक जर्नलिस्ट हैं विलियम वोल्फ, इन्होंने सिलिशियन विलेज की कहानी लिखी है, रिपोर्ट की थी, वो रिपोर्ट के बारे में, तो ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जून 4 को वीवर्स की एक लार्ज क्राउड इकट्ठी हुई, घरों से बाहर निकली और ये पहुंची कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन पे, कॉन्ट्रैक्टर के घर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, डिमांड करने के लिए कि भैया हमारे जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए। जब कॉन्ट्रैक्टर ने इनको डराया धमकाया तो फाइनली ये हुआ कि ये जो ग्रुप है वीवर्स का ग्रुप, ये वायलेंट हो गया, ये घर में घुस गए, इन्होंने विंडोज़ तोड़ दी, फर्नीचर वगैरह तोड़ दिया। वीवर बेचारे के पास में कोई और रास्ता था नहीं, बेचारा तो क्या था, तो वाहिया थी, उसके पास में कोई रास्ता था नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड विद द फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, अपने परिवार को लेके भाग गया, किसी पड़ोसी गांव में गया और वहाँ जाके इसने हेल्प मांगी, उस गांव के लोगों ने भी इसकी हेल्प करने से मना कर दिया। ये सिग्निफाई करता है कुछ, इसकी इंपॉर्टेंस है कुछ, कि लोग इतना खफा थे, इतना परेशान थे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से, कि एक कॉन्ट्रैक्टर जिसकी पूरी फैमिली की जान को खतरा है उसको भी शरण देने से, उसको भी रुकने से मना कर दिया पास वाले गांव के लोगों ने। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्टर 24 घंटे बाद वापस आया आर्मी वगैरह लेके, और जब लड़ाई हुई तो कुछ 11 वीवर्स वर शॉट, 11 वीवर्स मार दिए गए। अच्छा, इसके बाद अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक और इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।